Hello guys, how are you? So here is the complete newspaper analysis of 26 जनवरी 2021. आज गणतंत्र दिवस है तो आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हमारी न्यूज़ शुरू करते हैं। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो यही है कि इंडिया चाइना ने दोबारा कुछ काम कर दिया है। चाइना बीच में फिर बॉर्डर पे आ गया है। किस पास पे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पास का नाम याद रखेंगे नाकुला। हमें दोबारा पुराने पैटर्न पे लौट आए। जैसा कि आपको पता होगा अभी तक आप सब लोग कह रहे थे कि सर पुराने पैटर्न्स पे आइए, तो अब दोबारा से हम पुराना पीपीटी फॉर्मेट में ही आ गए। तो इससे आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर पाता हूँ। तो अब ये इंडिया चाइना का ट्रूप कहाँ पर क्लैश हुआ है, तो नाकुला। देखिए यहाँ पे लिखा है एक नाकुला कहाँ पर है। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नाकुला जो पास है वो है सिक्किम में। ये नाकुला है। एक नाथुला पास भी है। नाथुला जो पास है वो भी सिक्किम में ही है और नाकुला पास है वो भी सिक्किम में ही है। एक है पेंगसोंग सो लेक, ये भी पूछ लेंगे। तो ये कहाँ है? लद्दाख वाले रीजन में। यहाँ पे ही क्लैश हुआ था। तो यहाँ पे भी क्लैश होता रहता है, यहाँ पे भी क्लैश होता रहता है। ये हमारा होता है चिकन नेक। चिकन नेक क्यों बोलते हैं? कि छोटी सी जगह है जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में से निकल रही है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट को कनेक्ट करती है। तो इसको हम बोलते हैं चिकन नेक। तो ये सब जानना आपको जरूरी है। नाकुला, पेंगसोंग लेक, ये कहाँ पे है। एक इसमें जो पूछे जाते हैं सवाल वो ये रहा। मैंने यहाँ पे सारे पासेस आपको बता दिए जो इंपॉर्टेंट पास पूछे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के सारे इंपॉर्टेंट पास हैं, डायरेक्ट पूछते हैं कि बुर्जिला कहाँ पर है, पीर पांजल कहाँ पर है, बनिहाल, काराकोरम, जोजिला। तो एक बार आपको इनको निगाह में निकाल लीजिए। ये कहाँ का है? शिपकीला बहुत इंपॉर्टेंट पास है। तो एक जोजिला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाथुला, इधर नाथुला नहीं लिख रहा है, नाथुला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथुला, नाथुला, जलेपला, ये देखिए यहाँ पे, हाँ नाथुला ये रहा, और जलेपला ये रहा, बमला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धीपर पास बहुत इंपॉर्टेंट है, देहंग पास बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉम्बडीला। तो ये जितने पास हैं तो नॉर्थ ईस्ट वाले पास हो गए और ये हमारे जम्मू कश्मीर के पास हो गए। तो डायरेक्ट एग्जाम में पासेस से सवाल होता है। भले आप पुराने प्रीवियस उठा के देख लीजिए, तो सीडीएस हुआ, सीएपीएफ हुआ, उसमें पासेस जो है वेरी फेवरेट टॉपिक है। या तो ये पूछ लेगा किस रीजन में, या ये पूछ लेगा किस रीजन से किस रीजन को कनेक्ट करता है पास। तो ये दो सवाल बनते हैं। तो नाथुला, नाकुला, क्योंकि आजकल ये बहुत क्लैशेस भी हो रहा है इन पासेस के ऊपर, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ये मैप को आप पॉज करके वीडियो अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उनकी सारी लोकेशन याद कर लीजिए। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, ये अब आपको पता है अब हमारे देश में अवार्ड्स मिलते हैं। तो अब ये अवार्ड्स मिलने शुरू हो गए हैं। कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं? 3 तरह के अवार्ड मिलते हैं। एक तो पद्म श्री, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। तो पद्म श्री जो है वो फर्स्ट, पहले नंबर पे आता है। फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पहले नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पहले तो ये याद होना चाहिए। पद्म विभूषण जो है वो सेकंड नंबर का सिविलियन अवार्ड है और पद्म भूषण जो है वो थर्ड नंबर का है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? वो पद्म श्री है। तो ये सब जो अवार्ड है ये पद्म वाले जो कब दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा हर साल रिपब्लिक डे पे राष्ट्रपति देता है। ये याद और जरूर होना चाहिए। कौन देता है? तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है। किस डेट पे देता है? तो रिपब्लिक डे वाले डे पे देता है। तो अभी किस किस को पद्म भूषण मिल रहा है? जो इंपॉर्टेंट नेम है वो याद रखिएगा। जैसे हमारे बाला सुब्रमण्यम जी, या इनको मरणोपरांत मिल रहा है, पशुमथस बोलते हैं जैसे इंग्लिश में। तो ये सिंगर थे बहुत बढ़िया, आपने इनके गाने भी सुने होंगे। तो बाला सुब्रमण्यम से आपको मिल रहा है। ये आपको पता है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में ये होगा कि अभी हमारे देश में पद्म भूषण किस राष्ट्रपति को मिला है, किस देश के राष्ट्रपति को मिला है। तो शिंजो आबे जापान के राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उनको मिल रहा है। प्लीज रिमेंबर शिंजो आबे जापानीज थे, इनको मिल रहा है। हेगड़े साहब को मिल रहा है, बीबी लाल साहब को मिल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। जो इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे मिला तो बहुत लोगों को है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, उनको आप याद रखिए। जैसे 4-5 फोटो हैं तो इनका नाम याद रखिए, जिनका फोटो लगा यही इंपॉर्टेंट है। ऐसी पद्म भूषण किसे मिला है? तो पद्म भूषण में रामविलास पासवान, इनको भी मरणोपरांत मिल रहा है। तो इनको याद रखिएगा, बिहार के हैं, मंत्री रह चुके हैं रामविलास पासवान। एक तरुण गोगोई, ये आसाम के रह चुके हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। रामविलास पासवान, तरुण गोगोई, इन सबको मिल रहा है पद्म भूषण। ये आपको मैंने जैसे बताया कि रिपब्लिक डे पे हर साल दिया जाता है। कौन देता है? तो प्रेसिडेंट देता है। कहां पर देता है? राष्ट्रपति भवन में देता है। तो ये तो दो बात हो गई, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। अब एक और चीज आपको बता देता हूं, ये देखिए, पासवान एंड गोगोई टू गेट पद्म भूषण, ये मैंने आपको बताया। ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, तो इनका याद रखिएगा। अब पद्म श्री किसको मिला है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो 1971 में बांग्लादेश वॉर में एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे जिनका नाम था काजी सज्जद अली जाहिद, और बांग्लादेशी आर्टिस्ट संजीदा खातून, इन दोनों को पद्म श्री मिल रहा है। तो प्लीज रिमेंबर इन दोनों का नाम, एक तो लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सैयद अली जाहिद ये हैं, और एक जो है वो बांग्लादेशी की आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है संजीदा खातून। इन दोनों को पद्म श्री मिल रहा है। इस साल कोई भी फिल्म स्टार या कोई भी क्रिकेटर को कुछ भी नहीं मिला है। अगर आपको जैसे कभी सवाल में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें 2-3 या क्रिकेटर के या किसी एक्टर्स का नाम लिख रहा है, तो आप उसे ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इस साल किसी भी एक्टर या किसी भी फिल्म स्टार को कोई भी अवार्ड नहीं मिला है। नो फिल्म स्टार, नो क्रिकेटर।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आपको इतना ध्यान है कि किसी क्रिकेटर या किसी फिल्म स्टार को इस बार पद्म अवार्ड नहीं मिला है। बस ये लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सैयद, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आर्टिस्ट है बांग्लादेश की संजीदा खातून में, तो इनको मिल रहा है। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। और ये जो फोटो है आप पढ़ सकते हैं, एक तो लिस्ट बहुत लंबी है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि आप ये सब याद कर लीजिए, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है वो आप अपने से देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। और भी और लोगों को भी मिल रहा है, जैसे इधर है संगूमी भालूचुक फ्रॉम मिजोरम विल बी गिवन द पद्मश्री इन द सोशल वर्क कैटेगरी, और सिंधु तराई सकपाल फ्रॉम महाराष्ट्र, ये ऑर्फन्स में काम करती हैं, इनको भी मिल रहा है। तो जो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उनको आप याद कर सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं। लिस्ट बहुत बड़ी है, जो इंपॉर्टेंट नाम है वही पूछे जाते हैं। जैसे एक बार के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो हमारे शिंजो आबे साहब है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, जिनको पद्म विभूषण मिला है, शिंजो आबे साहब। तो आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस जगन गवर्नमेंट। अभी क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश में जो हमारे स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर है, एससीसी इलेक्शन कमीशन जो है, उसने बोला था कि जो पंचायत के इलेक्शन है वो करा दीजिए, आंध्र प्रदेश में हुए नहीं थे तो वो करा दीजिए। लेकिन आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने मना कर दिया। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट बोली कि हमारे यहाँ कोरोना की समस्या बहुत है, तो कोरोना के चलते हम ये नहीं करा सकते। तो ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि नहीं करा सकते इलेक्शन, तो कंट्री में जब भी हुए हैं जब बहुत डिफिकल्ट टाइम्स रहा है, और अब तो हमारी वैक्सीन बन गई है, तो आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। तो आंध्र प्रदेश के उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि आप इलेक्शन कराइए। अब आपको जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो ये इंपॉर्टेंट है कि पंचायत के इलेक्शन कराता कौन है। तो याद रखिएगा, पंचायत के इलेक्शन और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कौन कराता है, तो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर कराते हैं। देखिए मैं आगे बता भी देता हूं, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जो इलेक्शन है पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटीज के कौन कराता है, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट करता है गवर्नर, लेकिन इसे रिमूव कौन करेगा, रिमूव करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्लीज याद रखिएगा कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराता है इन दोनों के इलेक्शन। इसमें जो सीईसी होता है, चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर, उसका कोई रोल नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का रोल है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो गवर्नर अपॉइंट करता है। रिमूव कौन कर सकता है, तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। पंचायत की ड्यूरेशन क्या है, कितने साल के लिए होती है, तो 5 साल के लिए होती है, ये भी याद रख सकते हैं। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए इलेक्शन के लिए, 21 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। और 11th शेड्यूल में कितने मैटर्स हैं, तो 29 मैटर्स हैं। और आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ सब लिखी हुई है, हमारे नोट्स का पार्ट है। अगर आप चाहें तो आप भी हमारे ऐप से जाके नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिनको लगता है कि ये नोट्स अच्छे हैं। तो यहाँ देखिए मेरे ऐप का ही उसका नोट्स का ही पार्ट है, तो आप यहाँ रीड कर सकते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का। आगे चलते हैं। देखिए दिल्ली में भी हेडिंग टुवर्ड्स हर्ड कम्युनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि पावर आ गई है लड़ने की। आपको पता है कि दिल्ली में सीरो सर्वे होता रहता है, सीरो सर्वे। तो अभी सीरो सर्वे हम शॉर्ट वॉल्यूम में बोलते हैं। सीरो सर्वे की फुल फॉर्म क्या है, तो सीरो प्रिविलेंस सर्वे, सीरो प्रिविलेंस सर्वे। तो इसमें यह पाया गया तो 50 से 60% जो लोग हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, उनके पास तो ऑलरेडी बहुत अच्छी इम्यूनिटी है, हर्ड इम्यूनिटी है। तो यहाँ पे जो है हम अच्छे से लड़ सकते हैं। तो एग्जाम के लिए बस आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सीरो सर्वे किससे रिलेटेड है, तो इम्यूनिटी चेक करने के लिए देखा जाता है। ऐसा नहीं है कोविड के लिए होता है, एचआईवी के लिए भी हम सीरो सर्वे कर लिया करते हैं। एक चीज तो ये। फिर सीरो सर्वे में हम किसके सैंपल लेते हैं, तो याद रखिएगा ब्लड के सैंपल लेते हैं, हमेशा ब्लड के सीरम के सैंपल लेते हैं। इसमें नोज या स्वाब का सैंपल नहीं होता है, नोज नाक का या स्वाब या गले का सैंपल नहीं होता। नोज और स्वाब का सैंपल जो होता है वो कोविड टेस्ट के लिए होता है। लेकिन अगर हमें सीरो सर्वे इम्यूनिटी चेक करनी है, उसके लिए हम ब्लड सैंपल लेते हैं, जो दिल्ली में होता रहता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं, जो भी न्यूज है सब कवर करेंगे, कोई न्यूज नहीं छूटेगी। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन डिले इन अपॉइंटमेंट। अभी क्या हुआ, लॉ कमिश्नर की सुप्रीम जो पार्लियामेंट है उसने पास कर दिया था कि आपको पता है हर 3 साल में लॉ कमिश्नर बोलते हैं, लॉ कमीशन जो है वो आता है। तो इस बार क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अप्रूव तो कर दिया था कि 22 लॉ कमीशन होगा ऑन 19 फरवरी। पिछले साल ही 19 फरवरी को ये कह दिया था कि हाँ लॉ कमीशन हम बनाएंगे, लेकिन आज तक उन्होंने लॉ कमिश्नर को अपॉइंट ही नहीं करा। अब याद रखेंगे लॉ कमीशन जो है वो कैसी बॉडी है, पहली क्वेश्चन तो यही बनता है। जो यूपीएससी सिविल सर्विस में उसमें ऑलरेडी ये सवाल आ चुका है जो मैं आप बताने जा रहा हूं। सिविल सर्विस में तो सीएपीएफ में भी आने के चांसेस हैं कि लॉ कमीशन कैसी बॉडी है। तो याद रखिएगा ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। प्लीज रिमेंबर, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये हर 3 साल में अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो एक जो हमारे लॉ कमिश्नर होता है, 4 अदर मेंबर होते हैं। प्लीज रिमेंबर, जो हेड होता है, जो एक ही जो हेड है, ये कौन होता है, ये रिटायर्ड सीजीआई होगा, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। रिटायर्ड होना चाहिए, वो इसको हेड करता है। तो ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसमें कितने मेंबर होते हैं, 1+4 मेंबर होते हैं, 3 साल के लिए अपॉइंट की जाती है। फिर एक सवाल ये बनता है कि पहला लॉ कमीशन कब बना था। तो याद रखिएगा ये जो चार्टर एक्ट है, अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में,
इसमें लॉ कमीशन पहला बना था। किसने बनाया था? तो लॉर्ड मकॉले ने बनाया था इन 1834 में बनाया था। आपको पता होगा लॉ कमीशन बना था जिसके अंदर सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी की बात की गई थी। तो प्लीज रिमेंबर, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मॉडर्न हिस्ट्री जाके पढ़िएगा। ये क्या कहते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, उसमें क्लियरली लिख रहा है कि पहला लॉ कमीशन जो है वो बना था इनके टाइम में। किसने बनाया था? तो मकॉले ने बनाया था। तो लॉ कमीशन से जो जो सवाल हो सकते थे मैंने यहाँ आपको सब बता दिया, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हम आगे चलते हैं। रेस्पेक्ट राइट टू वोट एक्सरसाइज फ्रेंचाइजी सिंसियरली प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट का भाषण हुआ था कल रात, क्योंकि आज 26 जनवरी थी तो 25 जनवरी को भाषण देते हैं। तो अब ये बोला है कि डिजिटल वोटर आईडी कार्ड भी बनेंगे। जो आपको पता होगा, जो आप वोट डालने जाते हैं तो आपको वोटर आईडी कार्ड बनता है, तो अब वो डिजिटली भी बनेंगे। डिजिटली मतलब जैसे हमारे डिजिटल आधार कार्ड होता है वैसे डिजिटल वोटर कार्ड भी बन जाएंगे। अब ये लॉन्च कब हुआ है? तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा नेशनल वोटर डे किस डेट का है। इस बार भी एक डेट का उन्होंने पूछा है कि ये डेट कब की है। तो याद रखिएगा नेशनल वोटर्स डे जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में सवाल होता है कि नेशनल वोटर्स डे किस डे में मनाया जाता है, क्या डेट क्या है? तो 25 जनवरी उसका आंसर होगा। प्लीज रिमेंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। हम आगे चलते हैं। ग्रीन टैक्स मूटेड फॉर पर्सनल व्हीकल। अब क्या हुआ, कोई भी व्हीकल अगर 15 साल से पुराना है तो उस पर ग्रीन टैक्स लगेगा। तो ग्रीन टैक्स बस आप याद रखिएगा किससे रिलेटेड है। तो ग्रीन टैक्स जो है वो पॉल्यूशन को कम करने से रिलेटेड है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए व्हीकल्स के ऊपर लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन टैक्स। याद रखिएगा, कोई भी व्हीकल जो 15 साल से पुराना है उसको अभी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं ग्रीन टैक्स। ये जितने भी फार्मर जो लोग हैं, जैसे फार्मर के लिए जो हार्वेस्टर होता है या ट्रैक्टर होता है उस पर नहीं लगेगा। ये एक इसका एक्सेप्शन है, किस पे नहीं लगेगा? तो फार्मिंग के जितने व्हीकल्स हैं उन पे नहीं लगेगा, बाकी सब पे। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर कम लगेगा, लगेगा तो लेकिन कम लगेगा। और जो नॉर्मल प्राइवेट व्हीकल्स हैं उस पर बहुत ज्यादा लगेगा। तो कोई भी 15 साल से पुरानी व्हीकल है तो उस पर ग्रीन टैक्स लगेगा। ग्रीन टैक्स याद रखिएगा, पॉल्यूशन कम करने के लिए सरकार टैक्स लगा रही है। तो ये ग्रीन टैक्स हो गया। शॉर्ट याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज कवर हो गई। ये हमारे करंट अफेयर्स आ रहे हैं फॉर सीडीएस 1 2021। जिसको भी चाहिए वो ले सकता है। पिछली बार 19 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए थे, तो उसमें से हमारे 12 हमारे नोट से आए थे। अगर आप चाहें तो मैं आगे आपको दिखा भी देता हूं कैसे आए थे हमने जो दिए थे। इसकी कॉस्ट हमने एकदम मिनिमल रखी है, तो जो भी चाहे इसको ले सकते हैं। और कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये हमारा यूपीआई इस पे करके आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा कि हमने कर दिया है व्हाट्सएप पे, और आपको हम लिंक भेज देंगे तो आपका काम हो जाएगा। केवल 30 to 32 पेजेस हैं, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो वो ले सकते हैं। या हम फोर्स नहीं कर रहे कि पढ़ के ही जाइए, पढ़ के जाइए। अभी आए हैं तो यहाँ प्रूफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे नोट्स थे जो हमने इशू करे थे, उससे देखिए डायरेक्ट सवाल भी हैं जो आए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। तो इस बार भी जो इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी है करंट अफेयर्स को बनाने में। पिछली बार हमने हैंड रिटन नोट्स दिए थे, हैंड रिटन करंट अफेयर, तो लोगों को ऑब्जेक्शन था कि सर आपकी राइटिंग गलती है या ये है। तो इस बार हम प्रिंटेड नोट्स दे रहे हैं फॉर 30 to 35 पेजेस। तो जो भी इंटरेस्टेड हो फॉर सीडीएस 1 2021 वो ले सकता है। आपका जरूर फायदा होगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। हम आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज जितनी थी वो कवर हो चुकी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मैं हूं शिवम त्यागी, ये मेरी इंस्टा आईडी है, तो प्लीज मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। शिवम _त्यागी_ST है, तो प्लीज फॉलो अस। स्टडी फंडा को भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बहुत सारी इन्फोग्राफी डालते रहते हैं। और अब ये जो आपको लेक्चर बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आप रेगुलर नहीं है, तो आपको पता है कि लैपटॉप थोड़ा बिगड़ गया था, लेकिन अब ठीक है। तो अब से अच्छे से पीपीटी फॉर्मेट में ही आएगा जो भी है। और पुराने जो 2-3 दिन के न्यूज़पेपर रहेगा उसको भी हम पीपीटी फॉर्म में ही अब आपको समझाऊंगा। इससे आपको भी फायदा रहता है, आपको भी समझने में आसानी रहती है। मैं समझ रहा था लेकिन जुगाड़ नहीं हो पा रहा था लैपटॉप का, तो अब हो गया। तो अब सारे लेक्चर जो है वो टाइम पे आएंगे, जो पुराने नहीं है उनको भी मैं अच्छे से कवर करूंगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर आपका नहीं हो पाया। सो बस आपका काम है सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मेहनत करना। सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका मेहनत करना। तो आप लगे रहिए। टेक केयर गाइस, बाय बाय।